हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटा प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे व्हीकल लोन एंड पर्सनल लोन के बारे में और इनके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 13 अंडर योर संकल्प सीरीज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन दोनों फैक्टर्स का हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन को इन डेप्थ वे में एनालाइज कर पाओगे। सो गाइज, हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द व्हीकल लोन और ऑटो लोन। तो व्हीकल लोन को ही हम लोग ऑटो लोन भी बोल देते हैं। अब देखिए गाइस, जब भी व्हीकल लोन की बात की जाएगी तो यहाँ पे हम लोगों को कंबाइंड प्राइसिंग देखने के लिए मिलेगी सभी पार्टीज की। सभी पार्टीज कौन सी? मैन्युफैक्चरर, डीलर और फाइनेंसर। अब मान लेते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है, ए बी नाम से कोई इंडिविजुअल है, इनको एक व्हीकल परचेज करनी है। तो इनको व्हीकल परचेज करनी है, मान लेते हैं कि ये स्कोडा के शोरूम में जाते हैं। अब स्कोडा के शोरूम में इनको जो है वो 15 लाख की जो व्हीकल है वो पसंद आ जाती है। अब इसके लिए वो लोन लेना चाहते हैं। अब देखिए, व्हीकल लोन के केस में जो लोन रहेगा उसका जो प्राइस रहेगा, कंबाइंड प्राइसिंग फॉर ऑल दी पार्टीज। तो ये जो व्हीकल लोन रहेगा, यहाँ पे जो प्राइस रहेगा, लोन के केस में प्राइस क्या होता है? लोन के केस में प्राइस का मतलब क्या है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर को। तो उस प्राइसिंग को डिसाइड करने में हम लोगों को जो है वो इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। तीनों फैक्टर्स मतलब मैन्युफैक्चरर, अब जैसे यहाँ पे मैंने स्कोडा का एग्जांपल लिया, तो स्कोडा इज द मैन्युफैक्चरर है। डीलर कौन है यहाँ पे? डीलर विल बी जैसे स्वयं मोटर्स। जिस जिस इंडिविजुअल ने डीलरशिप ले रखी है इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, मतलब हु इज एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन द कस्टमर एंड द मैन्युफैक्चरर, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डीलर बोल देंगे। फाइनेंसर कौन हो जाएगा गाइस? फाइनेंसर विल बी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द बैंक, जिस बैंक के द्वारा जो है वो यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए गाइस कि मैन्युफैक्चरर, डीलर और फाइनेंसर तीनों ये जो हमारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस कंबाइंड प्राइसिंग के अंदर, तीनों को ध्यान में रखा जाएगा जब भी प्राइस डिसाइड किया जाएगा। अब हम लोग ये देख पाते हैं कि भाई बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन जब भी व्हीकल लोन या फिर ऑटो लोन किए जाते हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग का मतलब क्या है कि एग्रेसिवली मार्केट किया जाता है, कस्टमर्स को बताया जाता है पर्टिकुलरली कि भाई इस टाइम के ऊपर हमारे जो बैंक है इसके द्वारा इस तरह के व्हीकल लोन्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, इनके ऊपर इस तरह से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। जनरली हम लोगों को व्हीकल लोन या फिर ऑटो लोन्स के केस में सीजनल कैंपेन्स रन होते हुए देखने को मिलते हैं। अब गाइज, ये सीजनल कैंपेन्स का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो फेस्टिवल सीजन हमारा देखने के लिए मिलता है उस टाइम के ऊपर, या फिर कोई न्यू ईयर सीजन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो ये ऐसे पीरियड्स हैं जहां पे लोग बहुत ज़्यादा नए नए व्हीकल्स जो है वो, नए नए ऑटोज जो है वो परचेज करते हैं। अब वाई? बिकॉज परचेजिंग अ व्हीकल ऑन दीज पर्टिकुलर, जैसे फेस्टिवल सीजन के अंदर अगर मैं दिवाली की बात करूं, तो दिवाली के ऊपर अगर कोई व्हीकल परचेज की जा रही है तो उसको एक गुड लक का साइन माना जाता है कि भाई हाँ, इस टाइम के ऊपर ये अच्छा टाइम है, तो इस टाइम के ऊपर जो है वो व्हीकल परचेज करनी है। तो इसी साइकोलॉजी को बैंक्स के द्वारा भी समझा जाता है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा भी और डीलर के द्वारा भी। तो तीनों के द्वारा जो है कंबाइंड स्ट्रेटेजी यूज करके सीजनल कैंपेन्स रन की जाती हैं फॉर दीज व्हीकल और ऑटो लोन्स गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग व्हीकल्स या फिर इन ऑटो लोन्स की कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे व्हीकल और ऑटो लोन के केस में इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिविजुअल बैंक कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा इंडिविजुअल बोरोवर से गाइस। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो प्रोसेसिंग चार्ज है दैट इज ऑल्सो कलेक्टेड, और जो रेट्स हैं प्रोसेसिंग चार्जेस के वो बैंक टू बैंक वेरी करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉरेटोरियम। अब गाइज, मॉरेटोरियम क्या होता है? मॉरेटोरियम इज द हॉलीडे पीरियड, जिस पीरियड के अंदर किसी भी तरह का इंटरेस्ट की पेमेंट कस्टमर को नहीं करनी है किसी भी लोन को लेकर के। अब अगर हम लोग मॉरेटोरियम की बात करें, सो नॉर्मली नो मॉरेटोरियम पीरियड इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ व्हीकल या फिर ऑटो लोन्स गाइस। सो किसी भी तरह का कोई मॉरेटोरियम पीरियड यहाँ पे ऑफर नहीं किया जा रहा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द रीपेमेंट। अब गाइज, रीपेमेंट की अगर बात करें तो जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके द्वारा न्यू व्हीकल्स को परचेज किया जा रहा है,
अगर फोर व्हीलर जो है वो परचेज की जा रही है तो उस केस में मैक्सिमम 7 ईयर्स का जो रीपेमेंट पीरियड है वो रखा गया है। मतलब अगर एक इंडिविजुअल ए है जिनके द्वारा कोई नई व्हीकल को परचेज किया जा रहा है तो उस केस में उस पर्पज के लिए जब वो लोन लेंगे तो उस लोन को मैक्सिमम 7 ईयर्स के अंदर जो है उनको रीपे करना है गाइज। अब अगर वही इंडिविजुअल टू व्हीलर लेते हैं तो मैक्सिमम 5 to 6 ईयर्स का जो रीपेमेंट पीरियड है वो रखा गया है गाइज। इसके अलावा जो कॉरपोरेट या फिर फर्म्स हैं उस केस में मैक्सिमम 5 ईयर्स का जो रीपेमेंट पीरियड है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइज। मतलब कॉरपोरेट या फिर फर्म्स के द्वारा अगर व्हीकल्स परचेज किए जाने तो वहाँ पे मैक्सिमम 5 ईयर्स का जो है वो रीपेमेंट पीरियड देखने के लिए मिलता है। फॉर सेकेंड हैंड व्हीकल्स, सेकेंड हैंड व्हीकल के केस में 3 ईयर्स का हम लोगों को जो है वो रीपेमेंट पीरियड देखने के लिए मिलता है गाइज। आफ्टर दैट प्री पेमेंट पेनल्टी की अगर बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा किसी भी तरह की प्री पेमेंट पेनल्टी जो है वो चार्ज नहीं की जाती है इन पर्टिकुलर कस्टमर्स से। अगर मतलब ड्यू डेट से पहले जो है वो पेमेंट कर दी जा रही है, जैसे मान लो 6 साल के लिए लोन बनाया तो और अगर आप लोग जो 4 साल में ही पे कर दे रहे हैं तो उस केस में कोई भी पेनल्टी आप पे नहीं लगाई जाएगी। जबकि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो चार्जेस लगाते हैं, मतलब प्री पेमेंट पेनल्टी के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स के द्वारा, कुछ बैंक्स के द्वारा नहीं भी लगाए जाते हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंश्योरेंस के बारे में। तो देखिए गाइस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो जरूरी हो जाती है अलोंग विद द हाइपोथिकेशन इन फेवर ऑफ बैंक। अब ये हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो जो भी व्हीकल परचेज किया जा रहा है उस व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे एक व्हीकल के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो बैंक के पास रहेंगे जब तक लोन चल रहा है एज ए सिक्योरिटी की भाई कल को अगर बोरोर के द्वारा जो हो डिफॉल्ट किया जाता है तो उस केस में फिर बैंक जो है वो उस फंड को रिकवर कर पाए उस व्हीकल के थ्रू। ठीक है, तो इंश्योरेंस ज़रूरी रहेगी यहाँ पे भी व्हीकल या फिर ऑटो लोन्स के केस में। आफ्टर दैट डिसबर्समेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो अमाउंट है दैट इज़ बीइंग डायरेक्टली डिसबर्स्ड टू डीलर और सप्लायर, और बदले में उनसे इनवॉइस जो है वो ले ली जाती है फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग अ रिकॉर्ड गाइस कि भाई इस तरह से जो है वो डिसबर्समेंट की गई थी और हमारे पास ये रिकॉर्ड है, क्योंकि कल को अदरवाइज तो ये तो मना भी कर सकते हैं डीलर और सप्लायर की नहीं भी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बैंक की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आई है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज डिसबर्समेंट गाइस। मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि भाई कौन एलिजिबल है इन व्हीकल या फिर ऑटो लोन्स के लिए। सो गाइस देखिए, सैलरीड इंडिविजुअल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ज्वाइंटली विद अ क्लोज रेजिडेंट रिलेटिव। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जिनके क्लोज रिलेटिव्स हैं वो इंडियंस हु आर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस पार्टनरशिप फर्म्स आर ऑल्सो एलिजिबल। प्रोप्राइटरी कंसर्न, मतलब प्रोप्राइटरी कंसर्न का मतलब क्या है, प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, सिंगल सोल बेसिस के ऊपर जो बिजनेस है उसको रन किया जा रहा है। या फिर अदर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब एलिजिबल कौन नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर नॉट एलिजिबल गाइज। तो भाई ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि कौन एलिजिबल नहीं है, दिस इज द कैच पॉइंट हियर कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को व्हीकल या फिर ऑटो लोन नहीं दिया जा सकता है। आफ्टर दैट किस पर्पज के लिए दिया जाता है, फॉर परचेज ऑफ टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर व्हीकल विच इन विच देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द हैवी ड्यूटी लाइसेंस। अब गाइज ये हैवी ड्यूटी लाइसेंस जो है वो हम लोग जानते हैं कि जैसे ट्रक्स वगैरह हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं या फिर बसेस देखने के लिए मिलती हैं, इनको ड्राइव करने के लिए ये हैवी ड्यूटी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। बट ये जो व्हीकल या फिर जो ऑटो लोन दिया जा रहा है इट इज़ बीइंग गिवन फॉर दोज व्हीकल्स जिस केस में हम लोगों को हैवी ड्यूटी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइज। आफ्टर दैट अगर हम लोग अमाउंट की बात करें सो मैक्सिमम लिमिट देखिए, नो सीलिंग इज देयर फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स। इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द एप्लीकेंट आफ्टर इंश्योरिंग अ मिनिमम टेक होम अमाउंट। मतलब एक इंडिविजुअल बोरोर जो कि ये लोन ले रहा है उसकी इनकम कितनी है उस अकॉर्डिंग जो है वो उसे उस लोन की जो है वो सीलिंग को सेट किया जाएगा। आफ्टर दैट जो मिनिमम नेट टेक होम सैलरी है दैट शुड बी 40 to 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम नेट ऑफ द प्रपोज्ड ईएमआई। मतलब जो इस लोन की ईएमआईज बनेंगी उनको देने के बाद भी 40 to 50% जो है वो इंडिविजुअल की नेट मिनिमम नेट टेक होम सैलरी होनी चाहिए गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्जिन की अगर हम लोग बात करें सो मार्जिन क्या होता है गाइज, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, मार्जिन मीन्स डाउन पेमेंट। सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बोले तो मार्जिन क्या है, डाउन पेमेंट। सो 10% डाउन पेमेंट इज डन इन केस ऑफ न्यू कार्स एंड टू व्हीलर्स, और 25 से 30% जो है वो डाउन पेमेंट की जाती है फॉर द सेकेंड हैंड कार गाइज। अब सिक्योरिटी के तौर पे व्हीकल या फिर ऑटो लोन्स के केस में हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल इज बीइंग डन। हाइपोथिकेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो भी व्हीकल है जिसके लिए लोन लिया जा रहा है उसके अंदर
जो उसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे दोज विल रिमेन विद द बैंक टिल द पीरियड द लोन इज देयर रनिंग। मतलब जब तक लोन चल रहा है तब तक जो है वो कागज उस बैंक के पास रहेंगे। जैसे ही लोन की रीपेमेंट कंप्लीट होती है वो कागज वापस दे दिए जाएंगे। अब ये किया क्यों जा रहा है? ताकि अगर बोरोवर जो डिफॉल्ट कर जाता है, जैसे मान लो किसी ने 2 व्हीलर स्कूटी ले ली, अब वो पेमेंट नहीं कर रहा है, उसने 6 महीने किस्तें दी या ईएमआईज पे की, उसके बाद वो किस्तें ही नहीं दे पा रहा है, इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं दे पा रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, वो तो फिर डिफॉल्ट कर जाएगा, बैंक के लिए लॉस हो जाएगा। तो बैंक उसी फ्यूचर लॉस को सिक्योर करता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिक्योरिटी, दैट इज हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनल लोन्स के बारे में गाइस। अब देखिए पर्सनल लोन्स जनरली हम लोगों को जो है वो अनसिक्योर्ड नेचर के देखने के लिए मिलते हैं गाइस। अनसिक्योर्ड नेचर होने का मतलब क्या है कि भाई किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो है वो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। मतलब जब भी पर्सनल लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बाय द बैंक्स, तो बैंक्स के द्वारा कोई भी जो है वो सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी यहाँ पे। These are backed by the personal enterprise और गारंटी ओनली। पर्सनल एंटरप्राइज या फिर गारंटी से ये बैकिंग रहती है, मतलब गुड फेथ के अंदर जो है ये लोन्स दिए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है बहुत ही कॉशियसली ट्रीट करते हैं ये जो हमारे पर्सनल लोन्स रहते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन केस ऑफ दिस पर्सनल लोन गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज प्राइवेट बैंक। अब जो प्राइवेट बैंक है वो एग्रेसिवली डील करते हैं इन पर्सनल लोन्स के अंदर, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स आर हैविंग मोर कैपेसिटी टू फंड, मतलब वो ज्यादा रिस्क लेने लायक हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और पब्लिक सेक्टर बैंक जो ज्यादा रिस्क में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए वो बहुत ही कॉशियसली पर्सनल लोन्स को डील करते हैं। मतलब अगर देंगे भी पब्लिक सेक्टर बैंक किसी बोरोवर को पर्सनल लोन, तो बहुत ही ड्यू डिलीजेंस प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो है ये पर्सनल लोन दिया जाएगा गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं इसके। तो देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखें तो हु आर एलिजिबल फॉर दिस पर्सनल लोन्स? सैलरीड एम्प्लॉइज, प्रोफेशनल्स, इंडिविजुअल्स विद हाई नेटवर्थ इनकम। अब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास एक अच्छा खासा जो है वो सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, दोज इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल फॉर दिस पर्सनल लोन। इसके अलावा रेगुलर पेंशनर्स ड्रॉइंग रेगुलर मंथली पेंशन थ्रू द बैंक। अब रेगुलर पेंशनर्स, क्योंकि बैंक को पता है कि भाई इनको रेगुलर वे में पेंशन आनी ही आनी है, तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम उनके पास है, और उनके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस भी रहता है, क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग द जॉब टेन्योर उन्होंने कुछ ना कुछ सेविंग की होती है अपने जीपीएफ पीपीएफ वगैरह के अंदर। तो बैंक को एश्योरेंस रहती है कि भाई अगर पर्सनल लोन दे देंगे तो अगर ये डिफॉल्ट कर भी जाएंगे तो हमारे पास जो इनफ फंड्स हैं जिनको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। इस इंडिविजुअल बोरोवर के पास इनफ फंड्स पड़े हुए हैं जिनको हम लोग फिर रिकवर कर सकते हैं अपने इस पर्सनल लोन को रिकवर करने के लिए। अब पर्पस क्या है, देखिए हम लोग देख पाते हैं कि भाई पर्सनल लोन्स जो दिए जाएंगे फॉर द अनसिक्योर्ड, मतलब ऐसे कौन से पर्पस के लिए जो लोन है पर्सनल लोन वो अनसिक्योर्ड नेचर के देखने के लिए मिलते हैं। तो मैरिज एक्सपेंस फॉर सेल्फ चिल्ड्रन और डिपेंडेंट, मेडिकल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन और अदर डिपेंडेंट्स, फॉर एजुकेशन ऑफ सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन, फॉर रिपेयर रेनोवेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लैट या फिर हाउस बिल्डिंग, एनी अदर पर्सनल एक्सपेंस ऑफ बोनाफाइड नेचर एज अप्रूव्ड बाय द बैंक। तो ये सभी वो फैक्टर्स हैं जिस केस में जो पर्सनल लोन्स हैं वो अनसिक्योर्ड नेचर के हो सकते हैं गाइस। आफ्टर दैट सिक्योर्ड लोन कब दिया जाएगा पर्सनल लोन के केस में? फॉर मीटिंग द सोशल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को परचेज करने के लिए। तो पर्सनल लोन्स अनसिक्योर्ड नेचर के कब रहते हैं? जब भी इंडिविजुअल को जो है वो पर्सनल लोन चाहिए, भाई मुझे अपनी खुद के मैरिज एक्सपेंस करना है, चिल्ड्रंस के ऊपर एक्सपेंस करना है, या फिर डिपेंडेंट के ऊपर एक्सपेंस करना है, या फिर मुझे घर की रेनोवेशन करवानी है, एक्सटेंशन करवानी है बिल्डिंग की, हाउस की, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंस के लिए दिया सकता है, एजुकेशन के लिए दिया सकता है, या फिर अदर पर्सनल एक्सपेंस जिनको बैंक के द्वारा जो है वो अप्रूव किया गया है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज के बारे में। अब गाइस देखिए सिक्योरिटीज के अंदर इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ द कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज विल बी गिवन एज अ सिक्योरिटी। तो जो भी सिक्योर्ड लोन रहेंगे वहाँ पे इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब ये मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई एक घर बनाया जा रहा है, उस घर को बनाने के लिए मैंने एज ए सिक्योरिटी जब उसी घर को मतलब वहां पे एज ए सिक्योरिटी दे दिया तो उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। इक्विटेबल मॉर्टगेज मतलब इसी घर के बराबर कोई एक और घर था मेरे नाम के ऊपर, उसको मैंने सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया, उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो इट विल बी गिवन एज अ सिक्योरिटी हियर। हाइपोथिकेशन चार्जेस ऑन एसेट, हाइपोथिकेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया। कोलेट्रल सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ
प्लेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, नेशनल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, बॉन्ड्स, एग्री असाइनमेंट ऑफ LIC पॉलिसी। सो दीज कैन बी गिवन एज अ सिक्योरिटी जब भी पर्सनल लोन जो है वो लिया जाएगा बोरोवर के द्वारा। अब डिसबर्समेंट कैसे की जाएगी इस पर्सनल लोन की? डायरेक्टली टू द सप्लायर व्हेन वेयर एवर फिजिबल। जब भी जैसे मान लो किसी ने बोला कि भाई मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मुझे लोन चाहिए, या मतलब मुझे कुछ भी मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं, उसके लिए मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो डायरेक्टली सप्लायर मतलब हॉस्पिटल को ही डायरेक्टली जो है वो डिसबर्समेंट की जाएगी अमाउंट की। अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर्ड लोन रहेंगे उस केस में जो अमाउंट है वो सीधा अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा इंडिविजुअल के, ठीक है, इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग पर्सनल लोन्स के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो जो अनसिक्योर्ड लोन है या फिर सिक्योर्ड लोन है, दोनों ही केस में जो अमाउंट रहेगा पर्सनल लोन के केस में दैट विल वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट ग्रुप। अब टारगेट ग्रुप का यहाँ पे मतलब क्या है कि भी टारगेटेड कस्टमर्स कौन से हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कस्टमर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे कस्टमर्स हैं हु आर ब्रिंगिंग अ ग्रेटर बिजनेस टू आवर बैंक। सो डिपेंडिंग अपॉन द टारगेटेड कस्टमर ग्रुप जो अमाउंट है वो वेरी करेगा फ्रॉम बैंक टू बैंक विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल लोन गाइस। नेक्स्ट इज एलिजिबल अमाउंट। अब एलिजिबल अमाउंट भी वेरी करता है कि भाई एक इंडिविजुअल कितने अमाउंट के लोन के लिए जो है वो एलिजिबल है। इट विल ऑल्सो वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक विच इज सब्जेक्ट टू रीपेमेंट कैपेसिटी एंड मिनिमम टेक होम अमाउंट गाइस। दोनों ही केसेस में, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो गाइस। आफ्टर दैट प्राइसिंग इशू या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व। अब देखिए लोन के केस में प्राइसिंग क्या होती है? जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो लोन ऑफर किया जाता है, तो क्या यहाँ पे जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व कि भाई हाई रिस्क कस्टमर को जो है वो ये पर्सनल लोन दिया जा रहा है, मीडियम रिस्क कस्टमर को ये जो है पर्सनल लोन दिया जा रहा है, या फिर लो रिस्क कस्टमर को जो है ये पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व हम लोग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं इन केस ऑफ पर्सनल लोन गाइस। आफ्टर दैट देयर इज मोरेटोरियम। सो नो मोरेटोरियम इज नॉर्मली देयर इन केस ऑफ पर्सनल लोन्स। रीपेमेंट की अगर बात की जाए तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उस केस में जनरली 36 टू 60 EMIs के अंदर रीपेमेंट करनी रहती है, जबकि सिक्योर्ड लोन्स के केस में मैक्सिमम 60 EMIs आर अलाउड गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग चार्जेस की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो वेरी करते हैं फ्रॉम बैंक टू बैंक गाइस, मतलब अलग अलग बैंक जो है वो अलग अलग तरह से प्रोसेसिंग चार्जेस लेवे कर सकते हैं कस्टमर्स के ऊपर। मूविंग अहेड, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग मॉडल्स के बारे में। सो गाइस देखिए जो भी लोन हो, अलग अलग तरह के लोन्स अभी तक हम लोगों ने देखे, तो हर एक तरह के लोन को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग तरह के मॉडल्स को ऑप्ट किया जाता है बैंक्स के द्वारा। मतलब डिफरेंट बैंक्स आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ लोन गाइस। तो दो तरह के मॉडल्स रहते हैं, स्टैंड अलोन मॉडल और सेंट्रलाइज्ड मॉडल। स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर हम लोग देखते हैं कि भी ब्रांच लेवल के ऊपर जो है लोन को प्रोसेस किया जाता है, जबकि सेंट्रलाइज्ड मॉडल के अंदर रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जहां पे स्पेसिफिकली जो रिटेल लोन्स हैं उन्हीं को प्रोसेस किया जाएगा गाइस। अब जो स्टैंड अलोन मॉडल है यहाँ पे हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स होती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो रेगुलर वे के अंदर बैंक के एम्प्लॉइज के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी नीड्स को ईजिली अंडरस्टैंड करना जो है वो हमारे लिए बेटर हो जाता है। आफ्टर दैट सेंट्रलाइज मॉडल के केस में हम लोग जानते हैं कि भी जो प्रोसेसिंग हो रही है दैट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट ओनली। उनको नहीं पता है ना कि ए नाम का कस्टमर है, उसके द्वारा जो है वो इतने अमाउंट की FD करवाई गई है, इतना इसका जो है वो ऑलरेडी लोन चल रहा था, इसने टाइमली मैनर में पे किया नहीं किया, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। और उनको ये भी नहीं पता कि अगर वो डिफॉल्ट किया था तो उसका कुछ जेन्युइन रीजन था, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड हम लोगों को जो है वो प्रोसेसिंग होती हुई देखने के लिए मिल रही है। अब स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच इज ऑप्टेड। नो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि भाई लोन को प्रोसेस करने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कस्टमर एंड द प्रायोरिटीज ऑफ द बैंक लोन इज बीइंग प्रोसेस्ड गाइस। जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के केस में हम लोगों को जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रॉपर सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो होते हुए देखने के लिए मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसिंग ऑफ लोन गाइस। अब जो रिटेल लोन्स है दीज आर ओनली वन पार्ट ऑफ द फास्टर मल्टीपल एक्टिविटीज। सो रिटेल लोन्स जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं मतलब प्रोसेस किए जा रहे हैं स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर, यहाँ पे ये वन ऑफ द मल्टीपल एक्टिविटीज जो रन की जा रही है उनमें से एक एक्टिविटी है ये यहाँ पे लोन को प्रोसेस करना स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर। जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई इट इज द एक्सक्लूसिव एक्टिविटी एंड हेंस इट विल बी मोर एंड प्रोफेशनल इन अप्रोच। तो ये ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ रिटेल लोन्स को ही जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है गाइस। आफ्टर दैट
स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर देयर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ अप्रेजल बेस्ड ऑन द ब्रांच एंड इट्स पर्सनल्स। अब इसका मतलब क्या है कि किस तरह से लोन को जो है वो अप्रूव किया जा रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांच, और जो ब्रांच के अंदर इंप्लॉइज इस लोन की प्रोसेसिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। जबकि यहाँ पे सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर अ यूनिफॉर्म क्वालिटी विल बी ऑप्टेड, बिकॉज ये क्या है, एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है इन केस ऑफ सेंट्रलाइज्ड मॉडल गाइस। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग टाइम जो है वो डिफरेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है स्टैंड अलोन मॉडल के केस में, विच डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटीज ऑफ द ब्रांचेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स और प्रपोजल्स गाइस। सो दिस इज प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर हम लोगों को एक यूनिफॉर्म टाइम प्रोसेसिंग का देखने के लिए मिलता है, और एक फिक्स्ड टर्न अराउंड टाइम जो है वो अलग अलग तरह के रिटेल लोन्स के लिए दे दिया जाता है। जैसे व्हीकल लोन के लिए बोल दिया कि भाई व्हीकल लोन जो है वो 4 दिन के अंदर जो है प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हाउसिंग लोन के लिए बोल दिया कि भाई 15 दिन में प्रोसेस हो जाएगा। तो चाहे वो हाई नेटवर्थ कस्टमर है, चाहे वो जैसा मर्जी कस्टमर है, फिर अगर टर्न अराउंड टाइम 15 दिन है हाउसिंग लोन के लिए, तो फिर वो 15 दिन में ही जो है वो प्रोसेस होगा गाइस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आफ्टर दैट कंप्लायंस ऑफ अप्रेजल नॉर्म्स मे बी बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो अप्रेजल किया जाएगा उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द कस्टमर प्रोफाइल, कि किस तरह का कस्टमर है, कितना बिजनेस लेकर के आ रहा है, इससे पहले कैसे इसकी जो है वो रीपेमेंट हिस्ट्री रही है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जबकि यहाँ पे सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म और इम्पर्सनल अप्रेजल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। अब स्टैंड अलोन मॉडल के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स हैं दोज मे नॉट बी यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे। जबकि सेंट्रलाइज मॉडल के अंदर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किए जाते हैं। तो ये गाइज हम लोगों ने 2 डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बात की, जो कि ऑप्ट किए जाते हैं अलग अलग तरह के बैंक्स के द्वारा अपने लोन्स को प्रोसेस करने के लिए भी। नाउ there is a question for you guys. Which of the following statements regarding auto loans are incorrect? Your statements are: the margin requirement in case of new car is 10%, hypothecation of vehicle is taken as a security, and in case of default bank cannot take the possession of the vehicle. Your options are one only, two only, both one and two, neither one nor two. So यहाँ पे what should be the right answer? इनकरेक्ट यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है भाई, तो आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है कि करेक्ट पूछा जा रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। तो यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है भाई, हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल इज टेकन एज अ सिक्योरिटी, बट अगर डिफॉल्ट करता है बोरोवर तो उस केस में बैंक कैन टेक द पोजेशन ऑफ द व्हीकल गाइज, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट गाइज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर्सनल लोन्स आर करेक्ट? लोन फॉर मैरिज एक्सपेंस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस आर टिपिकली secured loans. Equitable mortgage, hypothecation or collateral are all form of the security taken against a personal loan. Personal loans usually do not carry moratorium. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 only. तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, बिकॉज लोन फॉर मैरिज एक्सपेंस या फिर मेडिकल एक्सपेंस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन हम लोगों को पर्सनल लोन की कैटेगरी में देखने के लिए मिलते हैं गाइज। दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी गाइज। नाउ देयर इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फॉर यू गाइज। Mrs. Sharma plans to take a loan for purchasing a new two-wheeler. She is exploring both public sector and private sector banks. While going through loan terms, she encounters condition about repayment, prepayment, insurance, and disbursement. So this is a case study, guys. Now, based on this case study, try to answer this question. Mrs. Sharma's bank informs her that repayment will begin next month after the loan disbursement, because normally there is no moratorium in vehicle loans. So which of the following best explains this condition? Vehicle loans comes with the standard 6-month moratorium before repayment starts. Repayment in vehicle loan commences immediately on the day of disbursement. Vehicle loan normally do not have a moratorium period, and repayment usually begins from the following month of disbursement. Option D क्या बोल रहा है? Repayment is flexible and can be chosen by a borrower depending upon the bank's discretion. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, कि normally किसी भी तरह का moratorium period हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता in case of vehicle loan, और जो repayment है वो start हो जाएगी from the फॉलोइंग मंथ ऑफ डिसबर्समेंट, मतलब जिस महीने में पेमेंट हुई उसके अगले महीने से ही जो है वो रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी गाइस. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. Next question is, while checking repayment tenure, Mrs. Sharma finds out that
four-wheeler loans usually have a longer maximum tenure compared to two-wheeler loans. Which of the following is correct? For four-wheelers, maximum repayment tenure is 7 years, whereas for two-wheelers, it is generally 5 to 6 years. For four-wheelers, maximum repayment tenure is 3 years, while for two-wheelers, it is 2 years. Both four-wheeler and two-wheeler loans have the same maximum repayment tenure of 5 years. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? फॉर फोर व्हीलर्स रीपेमेंट टेन्योर इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई, व्हाइल फॉर टू व्हीलर इट डिपेंड्स अपॉन द डीलर. तो यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉर फोर व्हीलर मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड इज 7 ईयर्स, जबकि टू व्हीलर्स के लिए जो है वो कितना रखा गया है? जनरली 5 to 6 ईयर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस. ठीक है, सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे. Next question is Mrs. Sharma considers early repayment of her loan. The bank explains that in public sector bank no penalty is charged, but in some private banks penalties may be applicable. So which of the following is the correct one? Prepayment penalties are charged uniformly across all banks, whether public or private. Public sector banks generally do not charge a prepayment penalty, while in private sector banks some may charge and other may not. Option C क्या बोल रहा है? Only borrowers of corporate loans are charged a prepayment penalty, not the individuals. Prepayment penalties are decided entirely by the government and apply actually to all the banks guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is पब्लिक सेक्टर बैंक जनरली किसी भी तरह की प्री पेमेंट पेनल्टी को चार्ज नहीं करते इन केस ऑफ व्हीकल लोन्स, वाइल पब्लिक ये जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक से इनके द्वारा कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा चार्ज किया भी जाता है और कुछ के द्वारा चार्ज नहीं भी किया जाता है गाइस. सो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे गाइस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, सो गाइज आप लोगों को एडुटेप की वेबसाइट के ऊपर जाना है. वहाँ पे कोर्सेज नाम का ये जो टैब देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, इस टैब के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पे जेआईबी कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएगा भाई. जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आफ्टर क्लिकिंग देयर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन और यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम और आईएनआईएफएस चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस. सो यू कैन रेफर दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाहते हैं कि भी सिंगल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करवाना है, तो यू कैन रेफर दीज इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज, जहां पे आप लोगों को आईएनआईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे गाइस. सो यू कैन रेफर दीज मास्टर कोर्सेज. बट अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है और आप लोगों को लग रहा है भाई कम टाइम आप लोग डिवोट कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, तो यू गाइस कैन रेफर फॉर दिस लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस. So you guys can refer these courses with respect to your GIB preparation guys. So I hope I am clear till now and that is all from my side for this particular session guys. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.